तो 24 में सीवान में मुसलमान जो हैं उनको तो कुछ नहीं है, आपके पार्टी से विधायक भी है लो, है ना। तो आप क्या मांग चाह रहे हैं कि हिना साहब को 24 में टिकट मिले आरजेडी से? अगर आरजेडी के खाते में चला जाता है, हिना साहब कैंडिडेट हो जाती हैं, तो आप लोग का भी तो अलग तरह का देखने को मिलता है। पिछले बार चुनाव में यहाँ से गठबंधन में आप लोग थे नहीं, कहीं और जगह से आप लोग गठबंधन कर लेते हैं। देखिए तो इस बार क्या होगा? अगर मैडम को मिल जाता है टिकट तो आपके तरफ से भी कोई कैंडिडेट होगा पिछले बार के जैसे? तो हराएंगे कैसे? और भाजपा नहीं हारेगी तो हमारा भी डूबेंगे, किसी तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी हमारे, सबको डूब जाना पड़ेगा। गरीबी बेरोजगारी सिर्फ आप लोग बात करते हैं, जातीय जनगणना के जगह पे अगर गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है, इसका डेटा अगर कलेक्ट हुआ रहता है, इतना एनर्जी नीतीश कुमार जी खर्च किए होते हैं, तो आप लोग को नहीं लगता है कि आप नहीं, इसका तो मांग आप करते नहीं हैं? समझ रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं जीरादेई से, कुछ दिन पहले बड़ा चर्चा में थे पूरे बिहार में, और कहा यह भी जा रहा था कि जो हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स होता था, अब विधायक अमरजीत कुशवाहा जी के वजह से जाति में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन 24 में क्लियर हो जाएगा कि हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स हो रहा है या जाति का पॉलिटिक्स हो रहा है, क्योंकि जातीय जनगणना का भी रिजल्ट आ गया है। विधायक जी से मुलाकात तकरीबन 2-3 महीने बाद हुई है। स्वागत है सर अलग अंदाज के चैनल पर। आप सबको भी मेरे तरफ से शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। और साथ ही साथ दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे आपके दर्शकों को मेरे तरफ से शुभकामना, पूरे सीवान जिला वासियों को शुभकामना। जी, तो बहुत जो चर्चा में था, कुछ अब बोल दिए थे, उसके वजह से ये था कि अब जाति पे राजनीति होगा बिहार में खास करके। नहीं देखिए, उसका सबसे क्रेडिट आप ही को जाएगा। बिहार में और देश में न जाति पर राजनीति होगा और न संप्रदाय पर राजनीति होगा। पूरे देश के भीतर जनता के मुद्दों पर राजनीति होगा, और जनता के मुद्दे ही आने वाले 24 के चुनाव तय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, आपको हम बताते चलें कि जब ये मोदी जी आते थे चुनाव से पहले 10 साल पहले, तो भाषणों में अच्छे दिन का सपना दिखाया करते थे, नौजवानों को नौकरी का सपना दिखाया करते थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, लोगों को महंगाई ख़त्म कर देने का सपना दिखाते थे, काला धन लाने का सपना दिखाया करते थे। और आज जब लोग पूछ रहे हैं कि इसका क्या हुआ, तो इनके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो सब चुनावी जुमला था। तो जब चुनावी जुमलाबाजी करके आप चुनाव जीते और जनता के लिए कुछ नहीं किए, तो 24 का चुनाव उनके हिसाब का चुनाव होगा और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हैं कि मुद्दे पे चुनाव होगा। जातीय जनगणना लोगों से इससे क्या फायदा है? जातीय जनगणना कराना इसलिए जरूरी था। हमारी लोग तो जाति है, आप इस तरह का तो बात ही नहीं करते हैं। हमारी पार्टी भी इस बात की मांग की थी कि जातीय गणना होना चाहिए। जातीय गणना कराने के पीछे हमारा जो मकसद है कि समाज की वास्तविक स्थिति का पता चले, और किसी भी समाज के बारे में अगर आप राजनीति करते हैं, किसी समाज की राजनीति करते हैं, तो उस समाज की वास्तविक स्थिति की जानकारी जब तक आपको नहीं होगी, तब तक आप क्या राजनीति करेंगे, क्या पॉलिटिक्स करेंगे। इसलिए जातीय गणना ने सामाजिक राजनीति की स्थिति को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब एक रिपोर्ट आना बाकी है कि जो जातीय स्थिति जो सामने आया है, उनमें किस जाति की राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक हैसियत क्या है। यदि ये सब पता चलेगा तब वर्गीय राजनीति जो हम लोग नहीं लगता है राजनीति से, उस राजनीति को केंद्र में हम ला करके खड़ा करेंगे। गरीबी बेरोजगारी सिर्फ आप लोग बात करते हैं, जातीय जनगणना के जगह पे अगर गरीबी कितना है, बेरोजगारी कितना है, इसका डेटा अगर कलेक्ट हुआ रहता है, इतना एनर्जी नीतीश कुमार जी खर्च किए होते हैं, तो आप लोग को नहीं लगता है कि आप नहीं इसका तो मांग आप करते हैं? समझ रहे हैं, ये जातीय गणना
सारे गणना को एक साथ कंक्लूड कर रहा है। और आपको बताते चलें कि भारत में जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया था, तो आरक्षण का प्रावधान सामाजिक स्थिति पर खड़ा होकर के, जातीय स्थिति पर खड़ा होकर के दिया गया था। क्योंकि कौन कौन समाज की ऐसी जातियां हैं जिनको हाशिए पर ढकेल दिया गया है और उनकी समाज में कोई हैसियत नहीं है, तो उस हैसियत को बराबरी के लेवल पर लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब आज जो है नया बहस लोगों ने शुरू कर दिया, और ख़ास करके बीजेपी ने, कि आर्थिक आधार पर जो है सवर्ण जाति के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आर्थिक आधार कभी भी आरक्षण का नहीं रहा है, और वो सब जातियां जो है समाज में हैसियत हासिल किए हुए हैं, उनकी हैसियत में कहीं कमी नहीं है। समाज में सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं उनकी हैसियत जो है नहीं है, और इसलिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो आज अगर जातीय गणना किया जा रहा है तो उनके सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव हुआ, उनके आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव हुआ, उनकी सामाजिक हैसियत और राजनीतिक हैसियत कितना बढ़ा, इसकी जानकारी लेने के लिए, और किसी भी समाज का अध्ययन करना है तो उस समाज के अंदर कौन कौन जाति के लोग रहते हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनके पास नौकरी कितना है, उनके पास जो है ज़मीन कितना है, ये सारी चीज़ों का जब आकलन आता है तब जाकर के उस समाज के बारे में एक सही आईना बनता है। और ये गणना जो है इन सारी चीज़ों को सामने ला रहा है। अब ये कोई रिपोर्ट आना बाकी है, और हम तो ये भी कहेंगे कि इस गणना को देश स्तर पर हो जाता तो सब सामाजिक हैसियत सबकी पता चल जाती, और कितने लोग, अभी ये भी चाहिए कि कितने लोग किस जाति की नौकरी में हैं, कितने लोग किस जाति के जुडिशरी में हैं, कितने लोग किस जाति के प्रशासनिक सेवा में हैं। ये सब पता चलने से न पता चलेगा कि समाज में इतनी बड़ी ताकत है। 85% जिसकी आबादी है उसके कितने प्रतिशत लोग जो है राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग जो है प्रशासनिक सेवा में हिस्सेदार हैं, और तब उनकी हैसियत न पता चलेगी। हैसियत कैसे पता चलता है? ठीक है, तो 24 में सीवान में मुसलमान जो हैं उनको तो कुछ नहीं है, आपके पार्टी से विधायक भी है लो, है ना, तो आप क्या मांग चाह रहे हैं कि हिना साहब को 24 में टिकट मिले आरजेडी से? देखिए, हम लोग एक ही बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि देश में मोदी को किसी तरह से गद्दी से विदाई कर देना है, और इसके लिए इंडिया अलायंस बना हुआ है, और उस अलायंस का जो भी कैंडिडेट होगा उसके पक्ष में हम सब लोगों को मिलजुल करके मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। उसमें कोई व्यक्ति नहीं है कि हम लड़ेंगे, फला लड़ेगा। और मैं उनसे भी कहूँगा कि वो सब लोग भी पहले अलायंस को मजबूत करें, और अलायंस को मजबूत करते हुए मोदी को हटाएं। अगर मोदी रह जाएंगे तो हिंदुस्तान की लोकतंत्र और आज़ादी खतरे में है, वो नहीं बच पाएगी, देश की संविधान नहीं बच पाएगी, जनता का अधिकार छीन लिए जाएंगे, और देश बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी सबसे बड़ा का मांग है कि देश की संप्रभुता, देश की आज़ादी, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान बचाया जा सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में प्रावधान किया उसमें मोदी जी की सरकार रोज़ छेड़छाड़ कर रही है। यहाँ तक स्थिति पहुँच गई है कि माने इस देश के भीतर राजनीति में धर्म को ला करके खड़ा करना, अगर इसका श्रेय किसी को है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है, जबकि भारतीय संविधान राजनीति में धर्म को लाने का इजाज़त देता ही नहीं है। लेकिन उन लोगों ने इसको धर्म को ला करके राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया। पर्व त्योहारों का इस्तेमाल जो है, जो भाईचारा प्रेम के लिए होता है, उन पर्व त्योहारों का भी इस्तेमाल वो लोग समाज को बांटने में कर रहे हैं। इसलिए देश एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है, और आज़ादी के बाद पहली बार देश इस मुकाम पर पहुंचा है जहां देश बहुत बुरे स्थिति में है, और इसे बचाना हम सब लोग का टास्क होना चाहिए। अब नहीं तो सब कहें कि हम लड़ेंगे, तब अलायंस कहाँ रहेगा, और तब भाजपा जैसी ताकत को हराएंगे कैसे? और भाजपा नहीं हारेगी तो हमारा भी डूबेंगे, किसी तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी हमारे, सबको डूब जाना पड़ेगा। इसलिए पहले किश्ती को बचाना है, पहले देश को बचाना। आप लोग का दावेदारी है कि नहीं सीवान से? और मैं कह रहा हूँ कि भाई बिहार में सीट शेयरिंग के बाद जो चल रही है उसमें हमारी पार्टी ने 5 सीटों की डिमांड की है, और 5 सीटों में पहला जो सीट है वो आरा है, दूसरा सीट है सीवान। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारा हक बनता है सीवान पर,
कि हम सिवान हमको मिले और हमारी पार्टी की ताकत। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि 5 का जो हम मांग किए हैं वो ज़मीन से उठ कर नहीं किए हैं, बल्कि ये सच्चाई है कि बिहार में हमको 19 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अलायंस से मिला था, जो महागठबंधन था। हमने 12 सीट जीता और 5 जो सीट था उन सीटों पर हम सेकंड दावेदारी, मजबूत दावेदारी पेश किए थे। तो हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बड़ा था और पूरे बिहार के भीतर ये बहस शुरू हो गया था कि कांग्रेस को जितना सीट दिया गया था, अगर इसके बदले अगर माले को सीट दे दिया गया होता तो हम लोग बिहार में सरकार बना लिए होते, या राजद भी कुछ और सीट पर लड़ता, माले लड़ता, तो बिहार में सरकार बन गई होती महागठबंधन की। तो इसलिए माले का स्ट्राइक रेट को देखते हुए 5 सीट की दावेदारी वाजिब है। और अगर मिले तो हम समझ रहे हैं कि हम वैसे जगहों पर क्यों लड़ेंगे जहां हमारा पार्टी का जनाधार कमज़ोर है, जहां हम अपने ताकत के और दूसरे के ताकत से मिला करके जीतने के पोजीशन में, वहाँ नहीं लड़ेंगे। हमारा 2 एमएलए हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो आरजेडी और माले के ही एमएलए हैं। अलायंस में अगर कहिएगा तो जदयू के तो एमएलए भी नहीं है, और जदयू का एमपी भी जो जीते हुए थे वो भी भाजपा के सहयोग से जीते हुए थे, तो उनकी दावेदारी बनती ही नहीं है। इन 2 ही पार्टियों में किसी की दावेदारी बनती है, और अगर सब जगह आरजेडी की ही दावेदारी बनेगी तो माले कहाँ जाएगा। इसलिए माले का यहाँ मजबूत जनाधार है और इसलिए हम माले की दावेदारी है और हम हमेशा इस पर कायम रहेंगे। एक क्वेश्चन और, अगर आरजेडी के खाते में चला जाता है, हिना साहब कैंडिडेट हो जाती हैं, तो आप लोग का भी तो अलग तरह का देखने को मिलता है। पिछले बार चुनाव में यहाँ से गठबंधन में आप लोग थे नहीं, कहीं और जगह से आप लोग गठबंधन कर लेते हैं। देखिए तो इस बार क्या होगा? अगर मैडम को मिल जाता है टिकट तो आपके तरफ से भी कोई कैंडिडेट होगा पिछले बार के जैसे? बात तो यह है कि पिछले बार जो था एक अलायंस के जरिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम लोग कुछ जगह तालमेल के साथ चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग पूरे बिहार में सपोर्ट किए, 5 सीट पर चुनाव लड़े, जिसमें एक में राजद ने सपोर्ट किया। अब इस बार का जो चुनाव है ये कंप्लीट अलायंस के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, और इसलिए अलायंस का जो उम्मीदवार होगा उसमें सबको एक साथ मिल करके समर्थन करना चाहिए, करना ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि दावेदारी हमारी मजबूत बनती है, और कोई कैंडिडेट बने, व्यक्ति क्यों चिंतित है कि हम कैंडिडेट बने, पार्टी को तो चिंतित होना है। लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है कि कौन होगा, लोगों का रहेगा, लोगों का रहता ही है। क्योंकि कोई पार्टी अगर कैंडिडेट बनाती है तो स्वाभाविक है कि उसका केंद्रण जाकर के व्यक्ति पर हो ही जाता है कि कौन नेता होगा। तो हम समझ रहे हैं कि वो होगा और उस समय आएगा तो उस समय निश्चित तौर पे सिवान माले के खाता में चला जाएगा तो आप दावेदारी करेंगे? देखिए एक बात तो साफ है कि हमारी पार्टी में कोई दावेदारी नहीं करता है, और हमारे पार्टी में पहले कोई बोल भी नहीं सकता। हम अपने बारे में भी नहीं बोल सकते और हम दूसरे के बारे में भी नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ से ये लड़ेंगे। पार्टी जो निर्णय लेती है उसके पक्ष में सब लोग मजबूती से खड़ा होकर के साथ देते हैं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की ओर से जो जिम्मेवारियां मिलती हैं उस काम को करते रहे हैं, और आगे जिनको जो जिम्मेवारी मिलेगी उस काम को सब लोग करेंगे। कहीं से भी हमारे पार्टी के अंदर ऐसा कोई विचार नहीं।